तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है, स्टडी में कमजोर है, तो उसको भी संघर्ष करना होगा। संघर्ष मतलब लगातार बार बार किसी भी चीज की स्टडी, किसी भी चीज को पढ़ना होगा, टॉपिक को पढ़ना होगा, तभी जाकर के वो सफल हो पाएगा। इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं है। सिर्फ उसके मेहनत करने का जो तरीका है, हो सकता है वो अलग हो सकता है मेहनत कम हो रही हो सकता है वो गलत दिशा में मेहनत कर रहा हो। ठीक है, सही दिशा में और सही तरीके से की गई मेहनत कभी भी खराब या वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिसीज के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिसीज। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंड स्टेज रीनल डिसीज मतलब ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी कि जिसमें अपनी रीनल मीन्स किडनी, रीनल जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है बेटा, किडनीज के लिए। किसके लिए आता है, किडनीज के लिए। मतलब इसमें अपनी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है, पूरी तरह से किडनी अपने फंक्शंस को करने में असमर्थ है। ठीक है, तो देखिए क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या है, एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। इट इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। ये क्या है, एक लंबे समय में होने वाली एक कंडीशन है, एक बीमारी है। वेयर द किडनी डू नॉट वर्क एज वेल एज नॉर्मल मीन्स किडनी नॉर्मल काम नहीं करती है। अब हम बात करें किडनी की, तो किडनी जो होंगी वो अपनी क्या काम करती हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना। तो यदि किसी पर्सन में किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है या ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पा रही है, छान नहीं पा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड स्टेज रीनल डिसीज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हमने इंट्रो देखा, अभी हमने क्या देखा, इंट्रो देखा। अब हम देखेंगे डेफिनेशन के बारे में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर और irreversible failure is a progressive reduction of renal functions that leads to uremia। अब समझिए ध्यान से कि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है ये क्या है, एक इरिवर्सिबल फेलियर है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं, यानी फिल्ट्रेशन नहीं करती हैं, और ये परमानेंटली हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये किडनी का जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, किडनी से होने वाला जो जीएफआर है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो हमेशा के लिए लॉस हो चुका है, हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, किडनी फेलियर भी कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिसीज। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका सबसे पहला कारण है ग्लोमेरुलर डिस्फंक्शन। अब समझिए ग्लोमेरुलस क्या है, जो ग्लोमेरुलस है या ग्लोमेरुलर है, तो ग्लोमेरुलस के पास होती है बेटा कैपिलरीज। क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस के पास क्या होती हैं, कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं इनका कार्य क्या होता है, इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। अगर किसी पेशेंट में जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज क्या हो जाए बेटा, डैमेज हो जाए, तो कैपिलरीज डैमेज होने की वजह से, कैपिलरीज के डिस्फंक्शन होने की वजह से ग्लोमेरुलर डिस्फंक्शन यानी जीएफआर, यानी जिसको हम जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जीएफआर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जीएफआर क्या होगा, घटेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनकी लेवल बढ़ता चला जाएगा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कॉज क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। अगला कॉज क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से एंड स्टेज रीनल डिसीज कैसे होती है, तो डायबिटीज क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिसीज है, एक लंबे समय से होने वाली डिसीज है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक एरर है, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को किडनी बाहर निकालने की कोशिश करेगी, जिसके कारण एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज होने की वजह से पेशेंट के ग्लोमेरुलर में या ग्लोमेरुलस में डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, या जो नेफ्रॉन है वो प्रॉपर तरीके से इसको फिल्टर नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हुआ। अगला एक्यूट रीनल फेलियर, अगर किसी पेशेंट में एक्यूटली रीनल फेलियर हो रहा हो तो वो भी एंड स्टेज रीनल डिसीज में कन्वर्ट हो सकता है। अगला कोज, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहला कोज क्या आप क्या लिखोगे, ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा एक्यूट रीनल फेलियर, और उससे अगला है हेरिडिटी रीनल डिसीज। हेरिडिटी रीनल डिसीज बोल दीजिए या पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, मींस ऐसी डिसीज जो बचपन से ही पैदा होने के साथ साथ या अपनी फैमिली हिस्ट्री से हमारे अंदर आती है, यानी जो जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है, वो डिसीज कहलाती है हेरिडिटी डिसीज। तो उन के चलते यानी हेरिडिटरी डिसीज भी रीनल डिसीज यानी एंड स्टेज रीनल डिसीज को कॉज कर सकती है, क्योंकि हेरिडिटी जो होगा वो एक कॉज है, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स के जीन के अंदर ये रीनल डिसीज का जेनेटिक कोड होगा तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, देन हमारे अंदर भी ये किडनी डिसीज या कोई अदर डिसीज भी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि हेरिडिटी में बहुत सारी डिसीज आती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, अगला कॉज क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो कि प्रोलॉन्ग भी होगा और सीवियर, यदि किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन लंबे समय से हो और सीवियर कंडीशन में हो। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज बीपी यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कितने से ऊपर बढ़ना, तो 120/80 mm ऑफ एचजी नॉर्मल बीपी होता है। अगर किसी पर्सन में 140 से ऊपर यानी 140 mm ऑफ एचजी से ऊपर यदि किसी का बीपी बढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो या सीवियर हो, उस कंडीशन की वजह से भी पेशेंट में एंड स्टेज रीनल डिसीज देखने को मिल सकती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अगला आता है ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी। तो यदि किसी पेशेंट में हमारे यूरिनल सिस्टम में यानी रीनल सिस्टम के किसी भी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरेटर क्या होता है, किडनी से आगे, किडनी से जो यूरिन को ब्लैडर तक लेकर के जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, मतलब किडनी के अंदर जो यूरिन है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से किडनी की सेल्स डैमेज होंगी, किडनी के टिश्यू डैमेज होंगे, तो पेशेंट में यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। क्लियर है, जिसके कारण किडनी डिसीज या किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। अगला है पाइलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल टिश्यूज या रीनल ऑर्गन्स। ठीक है, यानी अपने रीनल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गन है, या मेनली नेफ्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन या किडनी। ठीक है, ये देखने को मिले तो इसकी वजह से भी पेशेंट में क्या हो सकता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज हो सकती है। उसके अलावा अब बात आती है क्रॉनिक रीनल फेलियर की स्टेजेस क्या है। तो पहले क्या हुआ भाई, नंबर फर्स्ट नॉर्मल किडनी थी, नॉर्मल किडनी से क्या हुआ, उसमें रीनल डिसीज होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन डिक्रीज हो गए, ठीक है, रिड्यूस हो गए, डिक्रीज हो गए। देन रीनल इनसफिशियंसी मतलब किडनी के फंक्शंस लॉस होने लगे, देन जिसकी वजह से क्या हुआ, रीनल फेलियर और यूरेमिया माने ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्ट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग जो आने वाला है वो क्या आएगा, वो आएंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग ऑर्गन पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा एंड स्टेज रीनल डिसीज का यानी किडनी डिसऑर्डर का, जब किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाए, इसी को हम आम भाषा में किडनी फेल होना भी कहते हैं। तो किडनी फेल होने पर क्या क्या प्रभाव अलग अलग सिस्टम में पड़ेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है एरिथमिया, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एरिथमिया ड्यू टू दी हाइपरकैलेमिया, यानी पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में एरिथमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, रिदम प्रॉपर नहीं होगी, हार्ट रेट एबनॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, यानी रीनल डिसीज की वजह से या रीनल फेलियर होने की वजह से पेशेंट में जो जीएफआर रहेगा वो डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज जीएफआर यानी जीएफआर घटे हुए जीएफआर की वजह से, जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी फिल्ट्रेशन कम होने के कारण बॉडी में ओवरलोड बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, ओवरलोड बढ़ेगा, जिसको हम हाइपरवोलेमिया कहते हैं। इसी हाइपरवोलेमिया की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और टैकीकार्डिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले टैकीपीनिया मतलब अपनी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, तो जब भी हार्ट रेट बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है। ठीक है, और अगला है पॉसिबल रेस्पिरेशन यानी पेशेंट में स्लो और डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा किडनी फेलियर में। अगला पेन विद कफ, कफ के साथ पेन होगा, याद रखना जब आप खांसोगे तो खांसने के साथ पेन होगा। पल्मोनरी इडिमा यानी जो हमारे लंग्स हैं उनमें सूजन देखने को मिल सकती है, लंग्स के अंदर
लंग्स की कैविटीज के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन देखने को हमें मिल सकता है, यानी लेयर्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में हमें फ्लूइड देखने को मिल सकता है, तो उसे इडीमा कहते हैं। इडीमा मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन टिश्यूज। उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे यानी अपने जीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे अलग अलग कई सारे प्रभाव पड़ेंगे। पहला एनोरेक्सिया यानी डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगेगी मरीज को, नोजिया होगा, वोमिटिंग होंगी। उसके अलावा अगर हम अपने माउथ में बात करें तो सॉल्टी और मेटेलिक टेस्ट आएगा, और पेरिटोनाइटिस हो सकती है यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हुआ। उसके अलावा जीआई हेमरेज यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है, यानी इंटरनल हेमरेज। उसके अलावा फाउल एमनियोटिक स्मेल, पेशेंट को एक फाउल एमनियोटिक स्मेल आने को देखने को मिलेगी। स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। देन जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, क्लियर है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके अलावा नेफ्रोलॉजिकल यानी खुद न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेथर्जी, थकान, कोमा में पेशेंट जा सकता है, अनयूजुअल बिहेवियर, कंफ्यूजन और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे प्रभाव डालेंगी। उसके अलावा स्केलेटन सिस्टम पे क्या प्रभाव आएगा इसका, देखिए अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग प्रभाव आ रहा है, और ये आपको सारी चीजें पेपर के अंदर लिखनी है। देखिए कंपटीशन लेवल पे तो हर कोई स्टडी करा रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन यदि आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यदि आपका इस कोर्स में, नर्सिंग के कोर्स में, फार्मेसी के कोर्स में, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे वो डी फार्म कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सभी कोर्सेज में यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो कंपटीशन पे आप बिल्कुल जीरो हो। यदि आपका बेस स्ट्रांग है तो आप कंपटीशन को अच्छे से, कम समय में और अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंक के साथ में कंपटीशन को फाइट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अपना बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो स्केलेटल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जॉइंट पेन होगा बेटा, और रीनल रिकेट्स यानी पेशेंट में किडनी की वजह से रिकेट्स देखने को मिलेगी, और इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, यानी पेशेंट में क्या होगा, फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी पेशेंट में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर होगा, क्यों होगा फ्रैक्चर, क्योंकि जो मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि हमारी बोन कैसे मिलकर के बनी हुई है, कैल्शियम से, फॉस्फेट से, तो उनका लेवल भी तो अप एंड डाउन होगा। दैट मीन्स यानी हमारे शरीर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना किडनी का काम होता है, तो जिसके कारण पेशेंट में फ्रैक्चर का चांस रहेगा। डर्मेटोलॉजिकल अगर हम बात करें, स्किन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ड्राई स्किन, पेलर स्किन और ईचिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा यूरेमिक फ्रॉस्ट, यानी यूरेमिक फ्रॉस्ट में क्या होगा, रेडनेस और ईचिंग देखने को मिलेगी ऑल ओवर बॉडी पे, और प्लूराइटिस, ठीक है। प्लूराइटिस मीन्स क्या होता है, रेडनेस और ईचिंग विद इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। उसके अलावा मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होगा, प्रोटीनूरिया, एसिडोसिस और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ने लगेगा। बात आती है जेनेटो यूरिनरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन और प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे पेशेंट में, पर्सनैलिटी चेंज होगी, बिहेवियर चेंज होगा और चेंज इन मूड। तो देखिए किडनी में हमने देखा कि हर ऑर्गन पर, हर सिस्टम पे उसने प्रभाव डाला, इसलिए रीनल फेलियर के अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग प्रभाव आते हैं, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, अब हम समझेंगे कि ये जो रीनल डिसऑर्डर है वो मेनली कैसे होती है, एंड स्टेज रीनल डिसीज का सबसे बड़ा कॉज, मेन कॉज क्या है। तो देखिए सबसे पहले ड्यू टू कॉज, यानी कारण कोई भी हो, उसकी वजह से क्या हुआ पेशेंट में, जीएफआर डिक्रीज हुआ, माने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट में वर्कलोड बढ़ा, क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ा, वर्कलोड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, नेफ्रॉन डैमेज हुआ, नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से रीनल फंक्शन का लॉस हुआ, और देन रीनल फेलियर देखने को मिला। रीनल फेलियर होने की वजह से पेशेंट में यूरेमिया, एजोटमिया, मतलब इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या ब्लड यूरिक एसिड और नाइट्रोजन जो वेस्ट है उनका लेवल पेशेंट के ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। देन उसके बाद में पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और होगी। भाई एंड स्टेज रीनल डिसीज में एक समय ऐसा आएगा, यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, प्रॉपर डायलिसिस नहीं कराते हैं, तो पेशेंट में क्या होगा, एंड में डेथ, यानी इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है डेथ, ठीक है, डेथ होगी।
अच्छा, अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो हम पेशेंट को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं जिसको एंड स्टेज रीनल डिसीज है। तो पहले हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं जिससे हमें एनीमिया का पता लगेगा। सीरम फॉस्फेट फॉस्फेट लेवल कराएंगे पेशेंट का, यानी बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट्स होंगी जिसमें एलिवेटेड बढ़ा हुआ आएगा। लो सीरम प्रोटीन्स लेवल, फिर सीरम के अंदर प्रोटीन का लेवल कम आएगा क्योंकि वो जो हमारे नेफ्रॉन है या ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से हमारे शरीर से प्रोटीन का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा के यू बी किडनी यूरिनरी ब्लैडर एक्सरे, के यू बी एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करा सकते हैं जो कि बढ़े हुए आएंगे। और सीरम कैल्शियम लेवल को अगर हम देखें तो वो घटा हुआ आएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या आएगा डायग्नोसिस में, लो ब्लड पीएच एसिडोसिस देखने को मिलेगी पेशेंट में। और हम रीनल एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। एंजियोग्राफी के थ्रू हम रीनल वेन्स या रीनल आर्टरीज की स्टडी इसमें हम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट में। तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम कुछ चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। पहला कि हमें सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। दूसरा, डिले द प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेलियर, यानी रीनल फेलियर के जो बढ़ने की क्षमता है, यानी जो रीनल फेलियर बढ़ रहा है, जो किडनी की डिसीज बढ़ रही है, तो उसको हम डिले करना पड़ेगा। यानी उसको हमें जल्द से जल्द उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या उससे होने वाले जो अदर जो डिसीजेज हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा। देन अगर एडिमा हो रहा है तो उसके लिए डायूरेटिक्स देनी पड़ेंगी और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको भी हमें प्रिवेंट करके चलना है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट पे। तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, हम दवाइयाँ क्या क्या दे सकते हैं। तो अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, अगर डायबिटीज़ है तो उसके लिए इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ेगी क्योंकि डायबिटीज एक कॉज था। यदि हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। अगर पेशेंट को एनीमिया है तो एनीमिया को ट्रीट करेंगे। ठीक है, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें दे करके। और यदि किसी पेशेंट में एसिडोसिस है तो हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का ओरल या आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। और हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करना पड़ेगा, हाइपरफॉस्फेटिया को फॉस्फेटीमिया को ट्रीट करना पड़ेगा। उस किसके थ्रू, एक तो एल्यूमिनियम दे सकते हैं और कैल्शियम एंटासिड्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा विटामिन और मिनरल देने पड़ेंगे पेशेंट को। डायूरेटिक्स देंगे जिससे हाइपर वॉल्यूमिया की जो कंडीशन है और जो एडिमा की कंडीशन है वो रिलीफ हो। क्योंकि जो डायूरेटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है हमारे शरीर से, उसको फिल्टर करके बाहर निकलवाती है किडनी के थ्रू। क्लियर है मामला। ठीक है, बात आती है डाइटरी मैनेजमेंट की। तो इसमें हम क्या डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक तो प्रोवाइड लो प्रोटीन डाइट, यानी पेशेंट को हम लो प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, जिससे कि किडनी पर और ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, किडनी और तेजी से डिसीज कंडीशन में की वजह से तेजी के साथ में डैमेज ना हो। ठीक है, अगला है प्रोवाइड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट टू द पेशेंट, और पेशेंट को हम कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अगला रेस्ट्रिक्टेड पोटेशियम डाइट, पेशेंट को पोटेशियम डाइट रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि बनाना है, सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड फॉस्फेट डाइट टू द पेशेंट, पेशेंट को फॉस्फेट डाइट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जैसे बेवरेजेस हुए, मीट हुई, चॉकलेट्स हुई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यदि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं, तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।